हाई गेन के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बहुत आराम आराम से और धीरे धीरे समझ। मान लो ये बाउंड्री, ये आपका विरल मान है, ये आपका सघन माध्यम। अब आप बात समझना, मान लो ये वेवफ्रंट आ रही है, पूरी बराबर बनाओ थोड़ी थोड़ी सी, और ये वेवफ्रंट आगे वेवफ्रंट ये सबसे पहले यहां टकराएगा, तो यहां पर मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, यहां मैंने ऐसे मत लो ए और बी वेवफ्रंट ले लो, ठीक। अब आप देखिए कि जो यहां से यहां तक की दूरी तय करने में जो इस वेवफ्रंट को टाइम लगेगा, उतना ही टाइम इसको यहां से यहां तक लगेगा, सेम फेज है। जब ये यहां से यहां आएगा, ये ए पॉइंट कहां आ जाएगा? यहाँ ए डैश, वो बी पॉइंट कहां आ जाएगा? यहाँ बी डैश। जो नया वेव फ्रंट बनेगा वो ये वाला, मतलब वेव फ्रंट जो है थोड़े से वो ऐसे हो जाएंगे, ये वेव, ठीक। अर्थात अगर मैं यहां पर नॉर्मल बनाऊं, आप समझे, क्योंकि माध्यम में वेग कम हो गया तो इसको एक कम दूरी चलेगा, वो ज्यादा दूरी चलेगा, ये ऐसे हो जाएगा नॉर्मल। आने वाला प्रकाश ऐसे था, अब वो थोड़ा मुड़ के इस तरफ आ गया। अब आप देखिए ये एंगल वेव फ्रंट से 90 होगा, ये भी क्या हो जाएगा? इससे 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, क्योंकि लाइट तो परपेंडिकुलर आएगी। ये एंगल आई है, ठीक है, तो ये 90 माइनस आई, ये वेव फ्रंट है, ध्यान रखना, ये प्रकाश का है, तो ये एंगल आई हो जाएगा। अगर ये एंगल आर है तो ये 90 माइनस आर, तो ये एंगल आपका आर हो जाएगा। यहां प्रकाश का वेग v1, यहां प्रकाश का वेग v2। अब देखिए ट्राइंगल ए बी डैश और बी, ट्राइंगल ए बी और बी डैश में साइन आई बराबर बी बी डैश अपॉन ए बी डैश दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये डैश है, ये ए डैश। अब आप देख सकते हैं ट्राइंगल ए डैश और बी डैश में साइन आर बराबर ए डैश अपॉन ए बी डैश, क्योंकि वो 90 के सामने वाली क्या बन गई? हाइपोटेनियस बन गई। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, ये इससे ये कट जाएगा, दिस इज द बी बी डैश अपॉन नीचे वाला आ जाएगा ए डैश। अब देखिए यहां प्रकाश का वेग यू है, यहां से यहां तक टाइम डेल्टा टी लगा आने में, तो यहां से यहां तक टाइम भी डेल्टा टी लगेगा ए से ए डैश तक आने में। तो देखिए बी बी डैश कितना हो जाएगा? v1 इंटू डेल्टा टी, और ए डैश कितना हो जाएगा? v2 इंटू डेल्टा टी, तो इससे ये कट जाएगा। अब हम जानते हैं v बराबर c बाई म्यू, तो v1 अपॉन v2 बराबर म्यू2 अपॉन म्यू1। ये क्या है? म्यू2 अपॉन म्यू1। म्यू2 अपॉन म्यू1 क्या है? ये है आपका म्यू1 और ये है आपका म्यू2। म्यू1 क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक है, इसको यहां रख दो आप, तो कितना हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू2 अपॉन म्यू1। तो फॉर्मूला आ गया आपके पास, म्यू1 साइन आई बराबर
म्यू टू साइन आर। किसका नियम आया? स्नेल का नियम। तो हमने इससे स्नेल का नियम भी प्रूव कर दिया। और अपवर्तन किस प्रकार से हुआ? आप समझ गए कि रे अभिलंब के पास में आ जाएगी, इस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन हो गया। प्रकाश आना ऐसे चाहता था लेकिन वह ऐसे मुड़ गया, तो इसे हमने प्रकाश का अपवर्तन कहा है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम, सरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भी प्रकाश आएगा तो प्रकाश थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और इसी को लेकर हमने स्नेल के नियम को भी सिद्ध कर दिया। आप भी याद रखें, इसको बोर्ड में भी आ सकता है। थैंक यू। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सघन माध्यम से विरल माध्यम में। प्रकाश का अपवर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में कैसे होगा? देखिए, किसके द्वारा समझेंगे हम? हाइजेन सिद्धांत के द्वारा। हाइजेन सिद्धांत के द्वारा। देखिए बाप, मान लो एक बाउंड्री है, ऊपर है सघन माध्यम और नीचे है विरल माध्यम। ठीक है, आप समझते हैं? देखो क्या होता है। मान लो यहां से इस तरह से वेव फ्रंट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं ये? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मतलब तरंगाग्र आ रहे हैं बच्चों, तरंगाग्र। पहले यहां टकराएगा ए, और ये बी वाला तरंगाग्र। तो पहले कौन सा पॉइंट टकराएगा? ए, फिर बाद में बी टकराएगा। अब आप बताओ, जब ए वाला टकराएगा तो ए में जो विरल माध्यम में है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ये सघन माध्यम में तो इसकी स्पीड कम होगी। तो जिस समय ये यहां पहुंचेगा, थोड़ा और बना लेता हूं, उस समय ये यहां पहुंचेगा। अब ये दोनों वापस तरंगाग्र ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये पॉइंट मान लो आप, ये आपने ये बी वाला यहाँ आ गया तो मैं इसको बी डैश मान लेता हूँ, और ये यहाँ आ गया तो ये ए डैश। ये नए तरंगाग्र हो गए। अब हम जानते हैं कि जो वेव जाती है वो परपेंडिकुलर टू द तरंगाग्र आती, ये हमारा अभिलंब होगा, और ये ऐसे चली जाएगी परपेंडिकुलर, सॉरी, है ना, ध्यान रखना। अब मान लो ये एंगल आई है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आई आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये एंगल आर है, ये परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस, तो ये एंगल आर हो गया। इस माध्यम का माध्यम है μ1, नीचे वाले का है μ2। तो यहाँ स्पीड होगी इसकी तरंगाग्र की v2, ये हो जाएगी। अब आपको यहां पर दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे। पहले ट्राइंगल में देखो आप, साइन आई बराबर कितना हो जाएगा? बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। दूसरा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? ए डैश अपॉन ए बी डैश। दोनों को डिवाइड कर दो, इससे ये चला गया। आप लिखोगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर बी बी डैश अपॉन ए डैश। अब देखिए, जितना टाइम यहां से यहां तक आने में लगा होगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक आने में लगा है। तो यू विल राइट बी बी डैश बराबर v1 इंटू टी, और ये होगा v2 इंटू टी। अब हम जानते हैं v इजिकल टू सी बाय म्यू। v2 बराबर कितना हो जाएगा?
म्यू टू बाय म्यू वन। तो आई विल राइट हियर अगेन साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। अगेन हमारे पास स्नेल का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, ये साइन आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्नेल लॉ, स्नेल्स लॉ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या देख सकते हैं आप यहाँ पर, कि जब ये जो किरण आई ये अभिलंब से दूर चली गई, कहां चली गई, दूर चली गई। तो जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब से दूर चली जाएगी। और यही हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा था, और यहां पर भी हाइजेन ने वही प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब जो हाइजेन की थ्योरी है उसने हमें आराम से अपवर्तन का सिद्धांत समझा दिया, आराम से उन्होंने हमें अपवर्तन का सिद्धांत समझा दिया। ठीक है, हाइजेन के सिद्धांत से परावर्तन समझना। ठीक बच्चों, परावर्तन जानते हो आप क्या होता है, एक किरण आदि वापस चली जाती है उसी माध्यम में। तो जैसे मान लो ये आपका मिरर है, जो भी है सतह है, इस तरह के वेव फ्रंट आए, ये वेव फ्रंट आया ए और बी। ये किरण की डायरेक्शन आ गई। अब आप देखिए, जिस समय फ्रंट ऊपर जा रहा होगा उस समय ये वेव फ्रंट नीचे यहां आ रहा होगा, है या नहीं है। तो आप देखिए कि जिस समय ए यहां पहुंच जाएगा उस समय बी यहां आ जाएगा। तो जो हमारे वेव फ्रंट होंगे वो ऐसे होंगे, अब ऐसे आगे बढ़ रहे होंगे। इसका मतलब जो किरण है वह एनर्जी जो है वो इसके ऐसे परपेंडिकुलर आ जाएगी, आ जाएगी। एकदम सही है। तो यहां पर अगर आप नॉर्मल बना लें तो एक एंगल आपका आई आएगा और एक एंगल आपका आर आएगा। जिस समय अब देखिए, अब एंगल आई और एंगल आर के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ओके, एंगल आई और एंगल आर में हमें रिलेशन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा वेव फ्रंट को इस तरह से बनाते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। ये बी कहाँ आ गया था, यहाँ, और ये ए कहाँ पहुंच गया था, यहाँ पर। ठीक है, तो मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं। जैसे मान लो ये वाला वेव फ्रंट ए बी यहां आया, ठीक है। तो जिस समय ये यहां पहुंच जाएगा उस समय ये यहां पहुंच जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश, इस तरह से। तो ये इनकमिंग वेव फ्रंट और ये आउटगोइंग, ये कौन सा हो गया, आने वाला वेव फ्रंट। यहां लिख दूं मैं ए बी, आने वाला तरंगाग्र, ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, अब देखिए आप, बहुत सिंपल हो जाएगा। ये एंगल 90, हम जानते हैं ये एंगल भी 90। आप देखो कि जो तरंगाग्र आ रहा था उसकी किरण परपेंडिकुलर ऐसे आएगी, और जा रहा है उसकी ऐसे आएगी।
तो ये आपका अभिलंब हो गया। अगर मैं एक एक की बात करूं, अगर ये एंगल आई है तो ये कितना हो जाएगा आपका 90, ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस आई, तो ये एंगल कितना जाएगा आपका आई। ठीक है, और ये एंगल आपका आर है। क्लियर? अगर ये आर है तो ये टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक 90 माइनस आर। ध्यान देना, ये एंगल आई है तो ये 90 माइनस नहीं, ये टोटल एंगल आई है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई, तो ये सॉरी ये आई ना होकर ये आई होगा। ये आर है, ये 90 तो ये हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। अब आप देखिए आई और आर एंगल आपके पास आ गए, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत। ए बी और बी डैश दिख रहा है, इसमें हाइपोटेनस होगी तो मैं लिखता हूं साइन आई बराबर हाइपोटेनस ये हो गई तो ये हो गई आपकी, ये हो गई बी बी डैश परपेंडिकुलर बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, और साइन आर बराबर कितना हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन ये, तो ये हो गया आपका ए डैश अपॉन ए बी डैश। ठीक, डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, इससे ये चला गया तो ऊपर आ गया बी बी डैश अपॉन ए डैश। अब आप देखो एक ही माध्यम में स्पीड बराबर है, यहां जो स्पीड होगी वही स्पीड इसकी भी होगी, टाइम भी सेम लगेगा, तो इसको लिखोगे आप वी टी अपॉन वी टी दैट इज इक्वल टू 1, तो आप क्या लिखोगे साइन आई बराबर साइन आर, इसका मतलब आई बराबर आर। क्या परावर्तन का नियम यही था कि आप कोण दोनों क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं, तो वहां मैंने समझाया था कि हाँ यार ऐसे पढ़ होगी, और मैंने यहाँ पर प्रूव किया कि एंगल आई बराबर एंगल आर हाइजेन के सिद्धांत से किस प्रकार से समझाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि यार हाइजेन का प्रिंसिपल कितना इंपॉर्टेंट हो गया, इसने परावर्तन और दोनों अपवर्तन समझा दिए है या नहीं है। तो ये हाइजेन का, अब हाइजेन के सिद्धांत के द्वारा आगे भी अपन बहुत सारी चीजें और समझेंगे, जैसे व्यतिकरण समझेंगे, विवर्तन समझेंगे, ये सब बातें यंग्स के एक्सपेरिमेंट समझेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये उसकी मूलभूत बातें सारी यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण। देखो बच्चों, प्रकाश का व्यतिकरण आप पहले ही पढ़ चुके होंगे शायद, या नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, पढ़ा जाएगा वापस से। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? आध्यारोपण का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब दो किरणें या दो से अधिक किरणें किसी माध्यम में जाती है तो वो किसी बिंदु पर मिलती है, तो वहां पर क्या होता है, उस बिंदु का जो विस्थापन होता है उन सभी तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहां बात करते हैं हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि आध्यारोपण क्या होता है। आध्यारोपण को थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। देखो कुछ नहीं है, लिख नहीं रहा हूं, मैं समझाता हूं। जब किसी एक बिंदु पर एक वेव ये आई, दूसरी वेव ये आई और तीसरी वेव ये आई, ये y1, ये y2, ये y, और एक और वेव भेज दो आप y। ठीक, जब दो या दो से अधिक किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उस बिंदु का विस्थापन लिख देता हूं मैं। जब दो या दो से अधिक किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो
उस बिंदु का विस्थापन यहां पर आकर मिल गई, तो उस बिंदु का विस्थापन किरणों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे y नेट कितना आ जाएगा, y1, y2, y3, ये हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। अब आप जानते हो कि जो इक्वेशन है y1 कितना हो जाएगी, इक्वेशन वेव की समीकरण क्या होती है ना, ये लिखता हूं मैं, तरंग की समीकरण, तरंग की समीकरण ये होती है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, ये एक तरंग की समीकरण। अलग अलग तरंगे हैं तो सब तरंगों का अलग अलग समीकरण यहां पर हो जाएगा। तो ये होगी आपकी तरंग की समीकरण। ठीक है, और यदि मैं बात करूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की समीकरण क्या होगी, तो y की जगह यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका ई नॉट। ये समीकरण इसकी बन जाएगी, क्योंकि प्रकाश के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का ही विस्थापन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही वाइब्रेट करता है। तो यहाँ प्रकाश में किसका अध्यारोपण होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अध्यारोपण होगा। किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन जनरली हम लोग ये इक्वेशन लेकर डेरिवेशन कर लेते हैं, जहां हमें पता होता है कि जो y है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो a है वो विद्युत क्षेत्र का आयाम है ना। अब हम देखते हैं कि व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण, जब दो किरणें लगभग समान दिशा में आगे बढ़ते हुए किसी एक बिंदु पर मिले तो उस बिंदु का विस्थापन दोनों तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब लगभग समान दिशा में। जैसे मान लो ये S1 शॉर्ट, ये S2, ये पॉइंट P, एक तरंग ये गई और एक तरंग ये गई, दोनों मिल गई। यहाँ पर पहली तरंग y1 का, ये दूसरी तरंग y2, यहाँ पर विस्थापन y1 y2, तो यहाँ पर जो नेट विस्थापन आएगा yb वो आएगा y1 प्लस y2। ये होता है आपका अध्यारोपण का, सॉरी व्यतिकरण। थोड़ा सिंपल है, वहां पर बहुत सारी तरंगे होती हैं, यहाँ पर दो ही तरंगे हैं। तो हमें निकालना है कि यार इस पॉइंट P का विस्थापन कितना होगा या आयाम कितना होगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा, किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। देखो सोर्स से ये दूरी x1 है, ये दूरी कितनी है x2 है, यह दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुई तो यह यहाँ पर सेम टाइम पे पहुंच सकती है, अलग अलग टाइम पे पहुंच सकती है। x1 और x2 अलग अलग हो सकते हैं। तो किन किन बातों पर निर्भर करेगा इसे हम जानते हैं कि जो y1 और y2 है उसकी इक्वेशन से हम लोग ये जान लेंगे। क्या कर लेंगे, y1 और y2 की इक्वेशन से हम लोग यह जान लेंगे।
तो यह व्यतिकरण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी पी पॉइंट में क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड मिलता है, कभी कभी आपको यहाँ पर बहुत मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, ठीक है। तो एक मिलता है मिनिमम, एक मिलता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम व्यतिकरण क्या बोलेंगे, संपोज, यही बाद में आगे आएगा। और जो मिनिमम मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, मिनिमम विस्थापन मिलेगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, अपन लोग उसको बोलेंगे हम लोग विनाशी व्यतिकरण। तो दो प्रकार के व्यतिकरण हो गए, संपोषी और विनाशी, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण हो गए। अब इसको लेके अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब मान लो पहली तरंग आपकी किसी पॉइंट पर ये है, समझना आप बात को, और दूसरी तरंग भी आपकी सेम फेज वाली, मतलब ये वाली, ये है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, यहां वाला और यहां वाला मिल जाएगा तो क्या ऊपर पहुंच जाएगा, यहां वाला, या मान लो ये ए है और ये ए है, तो ये पहुंच जाएगा कहां बेटा, ये से, ये हो जाएगा 2 है। ऐसे इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2 है। तो इन दोनों के अध्यारोपण से आपको ये वाली तरंग उस पॉइंट पर मिलेगी। ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये yp वाला हो गया, ठीक है। समझ जाओगे मेरी बात को आप। और मान लो आपकी एक तरंग ये है और दूसरी उल्टी कला में है, अपोजिट कला में है, ऐसे है, ये y1 ये y2, ये p बिंदु पर मिल रही है। तो बताइए आप मुझे कैसा मिलेगा, क्या ये ऊपर वाला y1 इस नीचे वाले y1 कैंसिल कर देगा? अगर ये दोनों बराबर है एकदम से बच्चों, क्या है बेटा, ये बराबर है एकदम से, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बात, और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ने इसका डिस्प्लेसमेंट कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर 0 आ गया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ 0 आ गया, ये 0 0 था ही सही, यहाँ पर इसने इसको कैंसिल कर दिया तो ये भी 0 आ गया। तो इन दोनों का जो व्यतिकरण होगा तो आपको इस तरह से मिलेगा, और जब आपका व्यतिकरण इस तरह से होगा तो आपको इस तरह की वेव मिलेगी। क्लियर? अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतम आयाम 2 है और यहाँ पर मिनिमम आयाम 0 हो गया। कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से इसको कहेंगे हम लोग संपोषी व्यतिकरण, इसको कहेंगे हम लोग विनाशी व्यतिकरण, इसको कहेंगे हम लोग संपोषी व्यतिकरण, इसको कहेंगे हम लोग विनाशी व्यतिकरण। ये थोड़ा समझाया है बस मैंने आपको, ठीक। अब और आगे बढ़ते हैं, व्यतिकरण में आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लो एक सोर्स ये है और एक सोर्स, समझना बात को बच्चों, अब बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आएगी आपकी आगे। इसकी इक्वेशन है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा 1t माइनस kx1 प्लस फाई नॉट। इसकी है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा 2t माइनस kx2 प्लस फाई नॉट। ये 1 a2। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। इस इक्वेशन को कहते हैं तरंगी समीकरण। यहां से एक वेव गई, सॉरी मान लो ये वाला यहां से यहां तक x1 दूरी तय करता है, तो क्या ये x1 से पहुंचते, और ये यहां से यहां तक x2 दूरी तय करता है, तो p तक पहुंचते पहुंचते ये x2 हो जाएगा, ठीक। अब आप बताओ मुझे, यहां पर दोनों तरंगों का अध्यारोपण होगा और आप कहोगे y = y1 प्लस
y2 आएगा। इसे कहते हैं हम टोटल फेज। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कुल फेज। और इसको भी कहते हैं कुल फेज 1 और ये कहलाएगा आपका कुल फेज 2। ठीक है, अब इन दोनों का अध्यारोपण करते हैं। तो हम और आप सब मिलकर पहले से इस बात को जानते हैं कि ये वेक्टर मान लो आपने a1 मान लिया और ये वेक्टर कितना है? a2 आ गया। तो ये आपका डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई कितना हो गया आपका? डेल्टा फाई यहां जब मिलेगी ये कितना होगा? डेल्टा फाई बराबर फाई t2 माइनस फाई t1, फाई t2 माइनस। ठीक है, तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा एम्पलीट्यूड ए नेट, वो कितना आएगा? वो आएगा ए नेट बराबर अंडरवुड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos डेल्टा फाई, ये आएगा। अब बताओ जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वह किस किस पर डिपेंड कर रहा है? a1 पर, a2 पर और डेल्टा फाई पर। चलो a1 a2 तो कांस्टेंट होंगे जो भी होंगे, लेकिन क्या वो डेल्टा फाई पर भी निर्भर कर रहा है? यस, डेल्टा फाई पर निर्भर। और डेल्टा फाई किस किस पर निर्भर कर रहा है बताओ? अब आएगी मेन बात, डेल्टा फाई किस किस पर निर्भर करता है? निर्भर कर रहा है डेल्टा फाई डिपेंड ऑन फाई 2। इसको मतलब इसको घटाओगे तो क्या जाएगा बेटा? ये आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी माइनस के, ये आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 माइनस प्लस फाई नोट 2t माइनस फाई नोट t1। तो आप देखिए डेल्टा फाई किस पर निर्भर कर रहा है? दोनों की प्रारंभिक फ्रीक्वेंसी पर, दोनों की आवृत्ति पर, दोनों के द्वारा चली गई दूरी पर और प्रारंभिक कला पर। किस पर निर्भर कर रहा है? प्रारंभिक कला पर। इन तीनों पर यह निर्भर करता है। अब एक प्रॉब्लम हो गई, इस पॉइंट P पर जो डेल्टा फाई है वह टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है। किसके अनुसार चेंज हो रहा है बच्चों? टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है। खास बात है क्योंकि x1 और x2 तो कांस्टेंट हो गया, फाई नोट 2t, फाई नोट ये और इसके द्वारा भी आपका जो फेज डिफरेंस आएगा वो भी कांस्टेंट हो गया, इसके द्वारा भी कांस्टेंट हो गया, लेकिन इसके द्वारा आपका फेज जो टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो आयाम है वह टाइम पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? टाइम पर निर्भर कर रहा है। मतलब कभी मैक्सिमम भी आएगा, कभी मिनिमम भी आएगा, कभी कुछ और भी आएगा यहाँ पर। लेकिन हमें यहाँ पर या तो मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए या कुछ भी चाहिए, वह टाइम पर निर्भर नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो कलांतर है वह समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए, तभी आप इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण को समझ पाओगे और देख पाओगे। और टाइम के अनुसार चेंज हुआ तो आप देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर टाइम को गायब करना पड़ेगा। और टाइम को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को बराबर करना पड़ेगा। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को बराबर करना पड़ेगा। और जिस समय इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है उसे कहते हैं हम लोग कला संबंध। जिनकी, जैसे दो स्रोत जिनकी आवृत्ति बराबर होती है उसे कहते हैं हम लोग कला संबद्ध स्रोत। क्या कहते हैं? कला संबद्ध स्रोत। अभी लिखाऊंगा मैं इस बात को आपको, तो ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड नहीं कर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। हमें बात करता डेल्टा फाई क्या आया था? ये आया था, ये कलांतर समय के अनुसार, ये कलांतर पोजीशन के अनुसार, ये कलांतर प्रारंभिक कला के अनुसार। अब देखिए, यदि हमें कलांतर को समय के साथ किसी बिंदु पर स्थिर रखना है
क्या करना है, स्थिर रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, ओमेगा, तो ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 होना चाहिए। तो हमारा डेल्टा फाई कितना आ जाएगा, माइनस के x2 माइनस x1 प्लस फाई नोट 2 माइनस फाई नोट 1। ये आपका कलांतर आ गया प्यारे बच्चों, आया कलांतर आपका। अब कलांतर केवल पोजीशन पर और प्रारंभिक कला पर निर्भर कर रहा है और समय पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो P बिंदु पर जो कलांतर है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो अब आपका जो ए नेट आया था पहले, वो कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 कॉस डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव के लिख दोगे आप यहाँ पर k x1 माइनस x2 प्लस फाइव नोट 1। तो देखिए अब यह है एम्पलीट्यूड जो है, नेट एम्पलीट्यूड समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, यह केवल पोजीशन पर निर्भर कर रहा है और किसी पॉइंट P के ऊपर जो एक बार एम्पलीट्यूड आ गया आपका वही वहां पर हमेशा बना रहेगा, एम्पलीट्यूड वहां पर हमेशा वही बना रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब तो क्या करें, तो सर ऐसे सोर्स लो जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो, क्या हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो और किसी बिंदु P पर कलांतर समय के साथ न बदले, तो ऐसे स्रोत क्या कहलाते हैं, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। अब मैं लिखाता हूं आपको इसके बाद कला संबंध स्रोत कौन से कहलाते हैं। ऐसे स्रोत जो समय, सॉरी हेडिंग डाला ही नहीं, कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। ऐसे स्रोत जो या जिनकी आवर्ती एक समान होती है तथा कलांतर समय पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात समय के साथ स्थिर रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो ये सब होते हैं कला संबंध स्रोत, जिनकी निर्भर नहीं कर। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक की इक्वेशन है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। दूसरा y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। तो दीज दोनों सोर्स क्या कहलाएंगे, कला संबंध स्रोत कहलाएंगे। अब एक बात ध्यान रखें, दुनिया में दो कला संबंध स्रोत पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया में दो कला संबंध स्रोत पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर जैसे दो बल्ब है मान लो, तो दो बल्ब आपके घर पे 40-40 वाट के हैं, वो दोनों कभी भी कला संबंध स्रोत नहीं हो सकते। दो बल्ब कभी भी कला संबंध नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी आवृत्ति अलग अलग होती है, क्योंकि इनकी आवृत्ति अलग अलग
होती है, तो इन्हें कहते हैं अकला संबंध स्रोत। तो इन्हें अकला संबंध स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत जिनकी आवृत्ति अलग अलग होती है उसे कहते हैं अकला संबंध स्रोत कहते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनकोहेरेंट सोर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब क्या प्राप्त करेंगे? भाई चैप्टर में हमें यही पढ़ना है आगे जाकर कि दो कला संबंध स्रोत कैसे प्राप्त किए जाते हैं और फिर उससे व्यतिकरण कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। और अब हम आगे बढ़ते हैं व्यतिकरण पर। व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस। इसमें अब हम क्या करेंगे? दो सोर्स लेंगे, दिस सोर्स इज S1 एंड दिस सोर्स इज S2। दोनों सोर्स आपके कोहेरेंट होंगे, मतलब कला संबद्ध सोर्स होंगे। दोनों सोर्स कौन से हैं? कला संबद्ध। एक वेव यहां से यहां आएगी और एक वेव यहां से यहां P पॉइंट पर आएगी। कहां आएगी? P पॉइंट पर। लेट दिस इज द X1, दिस इज द X2। H1 एंड H2 दोनों कला संबद्ध स्रोत है। मतलब S1 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो H2 की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। अर्थात दोनों स्रोत की आवृत्ति बराबर होगी। ठीक है, एक बात तो ये। अब हम एक काम और कर रहे हैं कि दोनों स्रोत की प्रारंभिक कला 0 है। कला 5 क्या है? 0। मतलब 5 ऑफ S1 बराबर 5 ऑफ S2 बराबर 0। ये हम एज्यूम कर चल रहे हैं। अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, अभी हम ये एज्यूम कर चल रहे हैं। तो स्रोत S1 से आने वाली वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी? दैट इज द Y1 बराबर A1, इसका एम्पलीट्यूड A1 मान लो, साइन ओमेगा टी माइनस KX। Y2 से कितनी हो जाएगी? A2 साइन ओमेगा टी माइनस KX। ये X1 और ये X2। ठीक है, अब जब ये वेव X1 चली और ये वेव कितना चली? X2 चली। तो यहाँ पर X1 हो गया, यहाँ पर दोनों का कला संबंध स्रोत है, अर्थात दोनों की आवृत्ति यहाँ पर बराबर है। तथा प्रारंभिक जो आपका फेज है वो दोनों के प्रारंभिक फेज कितने हैं? 0 है। अब आप देखिए कि इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी सर? y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगी। दिस इज द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। मैं इसको यहाँ की जगह यही लिख देता हूँ, y इक्वल टू y1 प्लस y। अब आपको इन दोनों वेव को जोड़ना है। 2-3 तरीके हैं, मैथमेटिकल तरीका है और एक। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं
आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। वेक्टर वाला मतलब सदिश वाला तरीका भी, तो सदिश वाला तरीका हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है वेक्टर मैथमेटिकल तरीके से। तो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx1 और दूसरा हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx2। ये हमारे पास दो समीकरण हो जाएगी। अब आप देखिए इन दोनों समीकरणों के अंतर्गत क्या होगा कि सदिश से, किससे, सदिश से सोल्व करेंगे। सदिश से सोल्व करने पर, ये आप पहले सीख चुके हैं। सदिश से सोल्व करने पर किसी एक को बेस मान लिया आपने, मान लो आपने a1 को बेस मान लिया, a2 कहाँ आ जाएगा, a2 आपके पास यहाँ आ जाएगा। दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आ जाएगा आपका डेल्टा फाई। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर जो वेक्टर फॉर्म बनता है उससे जो नेट वेक्टर आता है वो होता है आपका ए नेट। ठीक है, ए नेट बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो डेल्टा फाई कितना होगा, डेल्टा फाई होगा आपका ये माइनस ये, तो आ जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस के x2 माइनस के दूसरे का ओमेगा टी माइनस के। इसको सोल्व करेंगे, के लेंगे, ये आ जाएगा x1 माइनस x2 और इसको आपने लिख दिया के डेल्टा x। क्या लिख दिया आपने इसको, के डेल्टा x। ठीक है, तो डेल्टा फाई आ गया आपके पास, कितना आ गया बच्चों, के डेल्टा x। ये क्या है आपका कलांतर, ये है हमारा कलांतर। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा पथांतर। ठीक है, ये है हमारा पथांतर। के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 पाई बाई लेमडा यानी कि वेवलेंथ। ओके, तो हमारे पास डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा x। ये चीज आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो मतलब अर्थात यदि आपको पथांतर का पता है तो आप आराम से कलांतर निकाल सकते हैं, और यदि आपको कलांतर का पता है तो आप आराम से पथांतर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो नेट एम्पलीट्यूड आया किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर जो आपके पास एम्पलीट्यूड आया वो कितना आया, ए नेट बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस डेल्टा फाई। ये हमारे पास नेट एम्पलीट्यूड आया है। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर हो रहेगा, ए नेट स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस डेल्टा फाई, यहाँ पर स्क्वायर और आता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा, और जो मेरे पास एम्पलीट्यूड आया है वो कितना हो गया, एम्पलीट्यूड ए नेट बराबर ये आया मेरे पास a1 प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, और ये हो गया इसका रूट। क्या हो गया, ये इसका रूट हो गया। अब देखते हैं कि यार यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वह डेल्टा फाई पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, a1 a2 पर निर्भर कर रहा है, लेकिन डेल्टा फाई पर भी निर्भर कर रहा है। यदि a1 a2 एक बार स्रोत बन गए तो फिक्स हो जाते हैं, लेकिन डेल्टा फाई आपका पाथ यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो ये बदलता चला जाता है। तो आप देखिए ए नेट जो है ना, मतलब कुल आयाम, कुल आयाम P पर डेल्टा फाई के अनुसार
बदलता है, डेल्टा फाई के अनुसार बदलता है। अब देखिए, सबसे पहले हमारी जानने की जिज्ञासा ये होती है कि P पर अधिकतम आयाम कितना आएगा और P पर न्यूनतम आयाम कितना आएगा, यही हमारी सबसे बड़ी जिज्ञासा होती है। तो A पर अधिकतम आयाम, P पर अधिकतम आयाम। अधिकतम आयाम का मतलब क्या होता है? अधिकतम आयाम कहां पर? P पर। P पर इसे कहते हैं हम लोग, यदि अधिकतम आयाम आता है तो इसे कहते हैं हम लोग संपोषी व्यतिकरण। क्या कहते हैं इसको? इसका दूसरा नाम है आपका यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण। ओके, और इसे कहते हैं हम लोग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, अधिकतम आयाम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये कुछ नाम है, याद रखें। मतलब क्वेश्चन के अंदर अलग अलग टाइप से आपसे पूछ जाएंगे तो आपको यूं नहीं करना है, मेनली आपके संपोषी ही आएगा। वैसे तो अगर कुछ और आए तो मैंने लिख दिया है कि क्या क्या होता है ये। ठीक है, अब आप बताओ मुझे कि जो ए नेट बराबर है उसकी वैल्यू है आपके पास अंडर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई। ये है। तो आप मुझे बताओ कि जो कोस डेल्टा फाई है ये ए नेट मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? फॉर ए नेट बी मैक्सिमम कोस डेल्टा फाई मस्ट बी मैक्सिमम। ये अधिकतम होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब अधिकतम। ओके, तो कोस डेल्टा फाई अधिकतम कब होगा बताओ? जब इसकी वैल्यू क्या 1 होगी। ओके, और जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो डेल्टा फाई कितना होगा आपका? 2n पाई। ये हम सब जानते हैं, ठीक है, 2n पाई। और n की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? n बराबर 0 1 2 3 4 5। ओके, तो इन पर आपका जब डेल्टा फाई 2n पाई होगा, n1 बराबर 0 1 2 3 4 5 होगा, अर्थात अधिकतम आयाम मिलेगा। और अधिकतम आयाम की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब मैं इसे मैक्सिमम लिखूंगा। ठीक है, अधिकतम आयाम कितना हो जाएगा बोलो? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और ये अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो आप कहोगे सर बहुत आसान हो गया है, तो A मैक्सिमम बराबर आ गया A1 प्लस A2। ठीक है, ये आ गया आपका। अगला आगे बढ़ते हैं। इसी में ये मुझे रब करना होगा कि जो अधिकतम आयाम आया वो कितना आया? वो आया सर आपका एक A1 आया और एक आपका A2 आया, जहां पर डेल्टा फाई कितना आया? 2n पाई आया। अब आप मुझे बताइए कि डेल्टा x कितना आएगा? ये तो कलांतर आया। क्या ये कलांतर? मतलब कलांतर यहाँ पर होगा तो आपको अधिकतम आयाम मिलेगा। तो पथांतर कितना आएगा? पथांतर होता है ये वाला होता है, और आप यहाँ देखो तो डेल्टा x बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई।
और डेल्टा फाई की वैल्यू यहाँ रखोगे तो यू विल गेट डेल्टा एक्स बराबर लेमड़ा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। पाई से पाई, 2 से 2 चल जाएगा और डेल्टा एक्स आ जाएगा आपका n लेमड़ा। तो जिस समय पथांतर आपका n लेमड़ा होगा उस समय आपको अधिकतम आयाम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर यदि डेल्टा फाई 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है तो आपको अधिकतम आयाम मिलेगा। या डेल्टा एक्स बराबर 0 है क्योंकि n बराबर 0 हो गए, लेमड़ा है 1 रखो, यहाँ पर n बराबर 1 रखो, n बराबर 2 रखो, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा, 4 लेमड़ा है तो आपका अधिकतम आयाम यहाँ पर मिल जाएगा। और वैसे भी आपको यदि ये भूल जाओ तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो 2 पाई है उसके करस्पॉन्डिंग लेमड़ा होता है, 4 पाई का 2 लेमड़ा होता है, 3 पाई के करस्पॉन्डिंग 3 लेमड़ा होता है। इस प्रकार से आप अधिकतम और न्यूनतम आयाम बता सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पर, एक एग्जाम्पल। यहाँ पर स्रोत A है और ये H2 है, ये इसका आयाम 2a है। यहाँ से एक वेव गई, यहाँ से एक ये वेव गई, ये P बिंदु है, यहाँ पर 3 लेमड़ा है और यहाँ पर लेमड़ा है। तो बताइए यहाँ पर आयाम कितना आएगा, अधिकतम या न्यूनतम? तो देखते हैं कि डेल्टा एक्स कितना आ रहा, 3 लेमड़ा बाय लेमड़ा, 2 लेमड़ा आ रहा है, 2 लेमड़ा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपका पथांतर क्या है, 2 लेमड़ा है। तो यहाँ पर आपका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम आएगा, वो आएगा a + 2a बराबर 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।